हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि रेपो रेट 6.5% ही रहेगा आने वाले 2 महीने के लिए। और ये कंटिन्यूसली नाइन्थ टाइम इन द रो रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। तो ये टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम रिलेवेंट है, राइट। ओके, चल सबसे पहले तो हम बात करें तो ये जो रेपो रेट है वो कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसको जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो हर 2 महीने बैठती है और रेपो रेट को डिसाइड करती है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, तो अभी रिसेंटली अगस्त और सितंबर महीने के लिए रेपो रेट को डिसाइड किया गया इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। और ये जो रेपो रेट है वो कितना रखा गया फ्रेंड्स? 6.5%। और ये जो रेपो रेट है वो नाइन्थ टाइम इन कंटिन्यूसली लास्ट 9 बार से ये रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ना तो बढ़ाया गया है ना तो कम किया गया है, बराबर ना? ओके, राइट। तो रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी कमेटी बनाई है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है उसके लिए। और ये हर 2 महीने बैठती है कमेटी टू डिसाइड द रेपो रेट, बराबर ना? ओके, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका काम मात्र रेपो रेट डिसाइड करना नहीं है, उसका काम मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करना है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब देश के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट करना है, देश में से कितना पैसा विड्रॉ करना है, ये पूरा डिसीजन कौन लेता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है, बराबर ना? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं फ्रेंड्स? 6 मेंबर होते हैं। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं फ्रेंड्स? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, अभी शक्तिकांत दास है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, राइट। ओके, तो ये 6 मेंबर होते हैं जो हर 2 महीने बैठते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम है देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है? देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और उसी की वजह से ये मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने रेपो रेट को डिसाइड करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी आप बोलोगे सर, सर रेपो रेट ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है? तो उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा रेपो रेट के बारे में, रेपो रेट के बारे में। ओके, चलो समझते हैं कि व्हाट इज रेपो रेट। फॉर एग्जांपल, दो संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी सेंट्रल बैंक है, बैंकों की बैंक, और एक कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक है, बराबर। अभी जब ये कॉमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब ये कॉमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसके पास जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन लेने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको लोन देता है, उसको लोन देता है। और इस फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉमर्शियल बैंक को 100 करोड़ का लोन दिया, तो उसके बदले में ये कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ गिरवे रखना पड़ेगा। और नॉर्मली क्या गिरवे रखा जाता है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवे रखा जाता है, राइट। ओके, तो कॉमर्शियल बैंक को 100 करोड़ की लोन की रिक्वायरमेंट थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको 100 करोड़ रुपया दिया इन द कैश फॉर्म। और उसके बदले में कॉमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवे रखा 100 करोड़ की इक्विवेलेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, राइट। तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट को बोलते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रीपर्चेस एग्रीमेंट। ये रेपो रेट का फुल फॉर्म ही है रीपर्चेस एग्रीमेंट, बराबर ना? तो एक्चुअली कॉमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोला जाता है रीपर्चेस एग्रीमेंट, जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एग्रीमेंट करती है कि वो कुछ समय के बाद आरबीआई का ये 100 करोड़ रुपया वापिस कर देगा। और उसके बदले में उसने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास गिरवे रखी है वो रीपर्चेज कर देगा। ये एग्रीमेंट होता है कॉमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, बराबर ना? ओके, उसके अलावा आरबीआई ने 100 करोड़ रुपया कॉमर्शियल बैंक को इन द फॉर्म ऑफ लोन दिया है तो सही,
लेकिन आरबीआई उसके बदले में कॉमर्शियल बैंक के पास से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, रेपो रेट, जो अभी कितना परसेंट है, 6.5% है। बराबर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को, बराबर ना, उसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसके बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं फ्रेंड्स। बराबर ना, जो अभी कितना परसेंट है, 6.5%। यही रेपो रेट, यही रेपो रेट कोविड के टाइम पे 4% था। कितना परसेंट था, 4% था। अभी ये 4% था कोविड पे टाइम पे, और अभी 6.5% है। इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, मुझे इतना बताओ कि अगर कॉमर्शियल बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया, और अगर उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके पास से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो कॉमर्शियल बैंक को वापस कितना करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 104 करोड़ वापस करना पड़ेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है तो कितना वापस करना पड़ेगा, 106.5 करोड़ वापस करना पड़ेगा। मतलब बोल सकते हैं कि कोविड के टाइम से आज के टाइम पे 100 करोड़ का लोन लेने पे कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, राइट। तो बोल सकते हैं कि अगर कॉमर्शियल बैंक के लिए ही लोन महंगी हो गई है, कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो क्या कॉमर्शियल बैंक जितना कोविड पे लोन लेता था कोविड के टाइम पे, क्या इतना अभी लोन लेगा, नहीं लेगा। तो कॉमर्शियल बैंक ही आरबीआई के पास से लोन कम लेगा, मतलब उसके पास ही पैसा कम अवेलेबल है, तो वो आगे कस्टमर को भी ज्यादा, अभी कस्टमर को पैसा कम नहीं देगा, वो कस्टमर के पास से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट। इसके लिए ऑटोमेटिकली कस्टमर उसके पास से कम पैसा लेगा, समझ है कि नहीं। तो जब भी, अभी देखो कोविड के टाइम पे लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, बैंक्स लोगों को इजीली लोन दे दे, इसके लिए आरबीआई ने रेपो रेट ही कम रखा था, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को ही अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिले तो वो आगे कस्टमर को भी कम पैसे में, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दे सकता है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है कोविड के बाद, बराबर। लोगों को बहुत सस्ती लोन मिल गई, उसकी वजह से लोगों के पास बहुत पैसा हो गया, राइट, परचेसिंग पावर बढ़ गया। इसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट 9 टाइम से ये रेपो रेट 6.5% रखा है, मतलब हायर साइड पे रखा है, ताकि ताकि कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास से लोन महंगी पड़े, वो कम लोन परचेज करे, और अगर उसके पास ही कम पैसा होगा तो वो आगे कस्टमर को भी ज़्यादा हायर रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा, तो कस्टमर अल्टीमेटली कम लोन लेगा, उसके पास परचेसिंग पावर कम होगा, और चीज़ों की डिमांड धीरे धीरे कम होगी, और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ये सिग्निफिकेंस होता है फ्रेंड्स रेपो रेट का। किस तरीके से रेपो रेट में बदलाव करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करूं फ्रेंड्स, रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट से उल्टा होता है। यहाँ पे भी दो एंटिटीज होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक, कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा होता है तो वो अपना पैसा कहाँ पे पार्क करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, बराबर ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो पैसा अपना जस्ट इन्वेस्ट करता है, और उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, बराबर। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, बराबर ना, ओके। और उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करती ही करती है, उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बैंक को देती है। जितना पैसा बैंक ने आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाया, इन्वेस्ट किया, उतना उतना इक्विवेलेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बैंक को मिलता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। कौन से रेट के अंदर, रिवर्स रेपो रेट के अंदर। याद रखना है कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, रेपो रेट से क्या होता है, कम होता है, तभी जाके आरबीआई को फायदा होगा ना फ्रेंड्स, बराबर ना, तो वो ध्यान रखना है, ओके, राइट। चलो, ओके। तो ये जो रिसेंट आर्टिकल था कि रेपो रेट को 6.5% बनाए रखा, बराबर ना, ये हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये आर्टिकल का जो बैकग्राउंड डेटा था कि जो हमने समझा रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। चलो, आई थिंक आपको इस चीज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। जैसे हमने बात की फ्रेंड्स कि ये जो रेपो रेट वगैरह है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसको एक बार देख लेते हैं। तो under the section 45ZB of amended in 2026 RBI Act 1934, central government is empowered to constitute a 6 member monetary policy committee। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर 2016 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था
टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट कितना है फ्रेंड्स? देश के अंदर 2% से 6% इन्फ्लेशन मेंटेन रहना चाहिए। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पॉलिसी रेट को डिसाइड करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, बराबर ना? ओके। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूं तो उसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, और उसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, जो अभी शक्तिकांत दास है। सेकंड मेंबर होते हैं उसमें डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। थर्ड मेंबर एक ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड के द्वारा एक ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है, और 3 पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऐसे करके टोटल 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, राइट। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से रेट डिसाइड करते हैं, कौन कौन से पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं? तो रेपो रेट डिसाइड करते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट डिसाइड करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट डिसाइड करते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ डिसाइड करते हैं, और एलएएफ कॉरिडोर डिसाइड करते हैं। ये कुछ 6 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, राइट। ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। न्यूज़ क्या थी फ्रेंड्स कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी रिसेंटली बैठी थी और उसने रेपो रेट को डिसाइड किया 6.5% नाइन्थ टाइम इन द रो, बराबर ना? सेम रेपो रेट रखा गया है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया जल्दी से एक न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन रोल आउट करने वाला है फॉर द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करने के लिए एक नया ट्रीटमेंट रेजिमेंट इंडिया रोल आउट करने वाला है, वो अभी करंट न्यूज़ में है, राइट। तो क्या है ये न्यूज़, ये हम समझते हैं फ्रेंड्स, राइट। चलो, सबसे पहले तो ये टीबी की अगर बात करें, ट्यूबरकुलोसिस, 2 टाइप के टीबी होते हैं फ्रेंड्स। एक तो नॉर्मल टीबी होता है और एक होता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि नाम से पता चलता है कि ये टीबी को जब हम ट्रीट करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी ड्रग का असर नहीं होता, बराबर ना? कोई भी दवाई का असर नहीं होता, बराबर ना, इस टीबी को सॉल्ट आउट करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और वो नॉर्मली डेथ भी क्रिएट करता है। तो ऐसे ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एक नया ट्रीटमेंट लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, इसके बारे में बात की गई है, राइट। ओके। अब ये जो नया ट्रीटमेंट है ये टीबी का, उसके अंदर क्या किया गया है फ्रेंड्स? तो एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन बनाई गई है दवाइयों का, बीपाल। ये कॉम्बिनेशन का नाम क्या रखा गया है? बीपाल। ये बीपाल का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो ये कॉम्बिनेशन, ये जो दवाई है उस इस बीपाल के कॉम्बिनेशन के अंदर 3 दवाई है। एक है बेडेक्विलिन, एक है प्रीटोमेनिड, एंड एक है लिनेजोलिड। ये 3 दवाई का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? बीपाल। तो ये जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है उसमें कोई सिंगल पर्टिकुलर दवाई की कोई असर नहीं होती, तो इसके लिए यहाँ पे दवाइयों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो नया ट्रीटमेंट है उसमें 3 दवाई का कॉम्बिनेशन किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेडेक्विलिन, प्रीटोमेडिन एंड लिनेजोइड, बराबर ना? ओके, ये 3 दवाई का कॉम्बिनेशन करके ये नया ट्रीटमेंट यहाँ पे लॉन्च करने की बात कही गई है, बराबर ना? राइट। और अगर हम ये 3 दवाई का कॉम्बिनेशन करके ट्रीटमेंट करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का, तो जो ट्रीटमेंट टाइम है वो अराउंड 6 महीने में ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जो पहले 18 से 24 महीने लगते थे उसकी जगह पे 6 महीने में हो जाएगा, बराबर ना? ट्रीटमेंट कॉस्ट चीपर हो जाएगा, बिकॉज 6 महीने में ही अगर ट्रीटमेंट सॉल्व हो जाए, बराबर ना, कंपेयर टू 18 to 24 मंथ्स, तो ट्रीटमेंट भी चीपर हो जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है, बीपाल का कॉम्बिनेशन, ये ऑलरेडी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन के अंदर सक्सेसफुल उसके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, इसके लिए हम यहाँ पे रोल आउट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ओल्डर ट्रीटमेंट था हमारा, उसके अंदर 14 डिफरेंट एंटी टीबी ड्रग्स को कॉम्बिनेशन बनाया गया था। सिंगल ड्रग तो यहाँ पे असर ही नहीं करती, इसके लिए ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और जो पुराना ट्रीटमेंट था उसमें 14 अलग अलग एंटी टीबी ड्रग्स को हमने कंबाइन करके ट्रीटमेंट को डिजाइन किया था। उसकी जगह पे यहाँ पे बीपाल में मात्रा कितनी दवाई का कॉम्बिनेशन करना है? मात्र 3 दवाई का कॉम्बिनेशन करना है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। ओके। और अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात करूं, जिसको यहाँ पे ट्रीट करने की बात चल रही है, तो टीबी इज कोज्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और
ओके। और अगर मैं ह्यूमंस के अंदर टीबी की अगर बात करूँ, टीबी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स, जिसको हम बोलते हैं पल्मेनरी टीबी। और अगर जो कोई टीबी अगर लंग्स के अलावा कोई अदर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, बराबर ना? ओके। और टीबी इज वेरी एंशियंट डिसीज, मतलब बहुत पुराना डिसीज है। और ये इजिप्ट के अंदर पहली बार देखने को मिला था 3000 बीसी के अंदर, बराबर ना? ओके। और इट इज़ अ ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिसीज, बराबर ना? तो उसकी दवाइयाँ भी है। लेकिन ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के अंदर एक सिंगल कॉम्बिनेशन असर नहीं करता, तो वहाँ पे दवाइयाँ का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, सिंपल, बराबर ना? टीबी इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर व्हेन पीपल विद लंग टीबी कफ स्नीज और स्पीड दे प्रोपेल द टीबी जम्प्स इनटू द एयर, बराबर ना? ओके। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो टीबी के अंदर कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है फ्रेंड्स? तो common symptoms of active lung TB are cough with a sputum, blood at the times, chest pains, weakness, weight loss, fever and night sweats, बराबर? ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है लंग टीबी के सिम्टम्स है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। और अगर मैं ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ टीबी की बात करूँ, तो in 2019 80% of new TB cases occurred in the 30 high TB burden countries. 8 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर द 2/3 ऑफ द न्यू टीबी केसेस। तो सबसे ज्यादा टीबी कहाँ पे देखने को मिल रहा है? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपाइंस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के अंदर दुनिया में जितने भी टीबी केसेस है उसमें से 2/3 तो इधर ही देखने को मिल रहे हैं। इंडिया रिपोर्टेड 1.8 मिलियन टीबी केसेस बिटवीन जनवरी एंड दिसंबर 2020 एज कम्पेयर टू 2.4 मिलियन द ईयर बिफोर, बराबर? तो धीरे धीरे केस कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टीबी के केस देखने को मिल रहा है, बराबर ना? आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो कि इंडिया रोल आउट करने वाला है नया ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसका नाम है बीपाल। एक्चुअली ये दवाई का कॉम्बिनेशन है बीपाल। कौन कौन सी दवाई का? तो बिडिक्विलिन, प्रिटोमिनिन एंड लिनेजोलिड, बराबर ना? ओके। जो पहले 18 दवाई का कॉम्बिनेशन था, उसकी जगह में मात्र 3 दवाई का कॉम्बिनेशन अभी ये ट्रीटमेंट को सॉल्व आउट करेगा मात्र 6 महीने के अंदर। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ऑपोजिशन पार्टीज ने एक प्रिपरेशन की है टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उनके सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने की बात की है ऑपोजिशन पार्टीज ने। अभी ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहाँ पे है? तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है फ्रेंड्स। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में क्यों प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्यों मूव करना चाहते हैं ये मोशन को ऑपोजिशन पार्टीज, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है इसके बारे में। अगर मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट कैन बी इन पावर ओनली इफ इट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जिनको इलेक्ट किया गया है जनता के द्वारा, वो पावर में रह सकती है। कब तक रह सकती है? जब तक इलेक्टेड हाउस के अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें से मेजोरिटी किसको सपोर्ट करे? रूलिंग पार्टी को। तभी तक वो पावर में रह सकती है, राइट? आर्टिकल 75 क्लोज 3 of the constitution embodies this rule by specifying that the council of ministers are collectively responsible to the लोक सभा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट है, उसमें जितने भी मेंबर्स है उसमें से मेजोरिटी मेंबर्स एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती होनी चाहिए, तभी जाके वो गवर्नमेंट पावर में रह सकती है। ऐसा आर्टिकल 75(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, राइट? और फॉर टेस्टिंग दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द रूल्स ऑफ लोकसभा प्रोवाइड अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे लोकसभा के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी वो पावर में है कि नहीं, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मूव करके हम चेक कर सकते हैं। अभी वो कैसे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करना है वो हम आगे बात करते हैं, राइट? ओके। नाउ हु कैन मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन? कौन नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सकता है? तो एनी लोकसभा एमपी हु कैन garner the support of 50 colleagues can at any point of time introduce a motion of no confidence against the council of ministers। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन मूव कर सकता है? तो कोई भी लोकसभा एमपी ये मोशन को मूव कर सकता है, लेकिन उसको कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? मिनिमम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो मूव कर सकता है। किसके खिलाफ? रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, रूलिंग गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, बराबर ना? ओके। पर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव ओनली इन द लोकसभा, इट कैन नॉट बी मूव इन द राज्यसभा।
राइट। लो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहाँ पे मूव हो सकता है, मात्र लोकसभा के अंदर। कहाँ पे मूव नहीं हो सकता, वो राज्यसभा के अंदर मूव हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बराबर ना। ओके, हाउ इज नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेटेड एंड वोटेड। नो कॉन्फिडेंस मोशन को कैसे डिबेट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, कैसे उसके अंदर वोटिंग किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। The motion is moved by the member who submitted it and the government will be then respond to the motion. यहाँ पे ये मोशन को मूव कौन करता है, जो मेंबर के द्वारा उसको सबमिट किया गया है, मतलब जो मेंबर गवर्नमेंट के खिलाफ है उसके द्वारा ये मोशन को मूव किया जाता है। लेकिन उस मेंबर के पास कितने लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 50 लोगों का। देन opposition parties will then the opportunity to speak on the motion। यहाँ पे एक बार फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ने, कोई एमपी ने ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर मूव कर दिया, अपोजिशन पार्टीज के पास उस मोशन के खिलाफ, उस मोशन के लिए बोलने का यहाँ पे राइट होता है। आफ्टर द डिबेट द लोकसभा विल वोट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। और डिबेट होने के बाद लोकसभा के अंदर वोटिंग होता है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। द मोशन विल बी पास इफ इट इज सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। और ये मोशन, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो पास हो जाएगा अगर जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स है हाउस के, अगर उसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, तो ये मोशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जब भी ये मोशन पास हो जाएगा तो जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट गिर गई। राइट ना। तो गवर्नमेंट गिरने का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। राइट ना। ओके, और व्हाट हैपन्स इफ द गवर्नमेंट विंस द वोट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया गया, मूव किया गया, अगर उसमें गवर्नमेंट विन हो जाती है, अगर उसमें गवर्नमेंट विन हो गई, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। द मोशन इज डिबेटेड एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स इन द पावर। अगर गवर्नमेंट जीत गई तो गवर्नमेंट पावर में रहेगी, और गवर्नमेंट हार गई तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। राइट ना। ओके, हाउ मेनी नो कॉन्फिडेंस मोशंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया है अभी तक लोकसभा के अंदर? टोटल 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन को अभी तक इंट्रोड्यूस किया गया है। और फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था किसके खिलाफ, पीएम, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनके खिलाफ हुआ था, बराबर ना, अगस्त 1963 के अंदर। और ये मोशन obtained only 62 votes in the favor and 347 votes against it। और ये मोशन पास हो गया था बिकॉज इस मोशन के अंदर 62 वोट्स इन फेवर थे और 347 वोट्स क्या थे, अगेंस्ट इट थे, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ये जो मोशन है वो जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो मोशन मूव किया गया था 1963 के अंदर, वो फेल हो गया था बिकॉज मोशन के फेवर में मात्र 62 वोट्स थे और मोशन के खिलाफ कितने वोट्स थे, 347 वोट्स थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जीत गई थी, तो गवर्नमेंट पावर में रहेगी फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के मैकेनिज्म के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है, किस तरीके से उसके ऊपर डिबेट होती है, वोटिंग होती है, और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो क्या होगा, और अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा। अभी तक इंडिपेंडेंस से अभी तक कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किए गए हैं। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ था और सबसे लास्ट एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ था, लेकिन दोनों ही फेल हुए थे, बराबर ना। ओके, और गवर्नमेंट पावर में रही थी। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं रिसेंट न्यूज के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, जो अभी हमारे जगदीप धनखड़ जी है, उनके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी पास किया गया है। सॉरी, पास नहीं, जस्ट मूव किया गया है। राइट। तो 50 अपोजिशन एमपीज ने यहाँ पे मिलके ये मोशन को मूव किया है जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ। राइट ना। ओके, और आर्टिकल 67B of the constitution which states that the vice president can be removed by the resolution of the Rajya Sabha which is passed by the effective majority and agreed upon by the Lok Sabha with a simple majority। एक वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी से और लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से। अगर ये मेजोरिटी अचीव हो जाती है तो हम एक पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 67B के अकॉर्डिंग, बराबर ना। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाने के लिए, अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो उनको
वाइस प्रेसिडेंट से हटाने के लिए यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है, बराबर ना। और अगर उनको राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी मिल जाएगी और साथों साथ लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। अब ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की क्यों बात कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज, अगर हम इसके बारे में बात करें तो उनका कहना ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑपोजिशन पार्टीज को राज्यसभा के अंदर प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, बोलने का प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। और कुछ ऐसे एलिगेशंस भी है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके माइक को भी बार बार स्विच ऑफ किया जाता है, बराबर ना। और उसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मेंबर्स के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर जाते हैं पार्लियामेंट के दौरान, बराबर ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ एलिगेशन है उनके ऊपर, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे मूव किया गया है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज में अच्छे समझ में होगा व्हाट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन और किस तरीके से कौन से आर्टिकल के अंडर में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सकते हैं, कैसे मेजोरिटी को वोट किया जाता है, और किस तरीके से अगर वो पास हो गया तो गवर्नमेंट रिमेन रहती है, और वो अगर फेल हो गया, सॉरी वो पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर वो फेल हो गया तो गवर्नमेंट इन पावर में रहती है, सिंपल, बराबर ना। ओके, वो जस्ट लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, राइट। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि आईआईटी मद्रास रिटेन्स टॉप स्पोर्ट इन एनआईआरएफ रैंकिंग फॉर द सिक्स्थ कंसेक्यूटिव ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स। तो अभी रिसेंटली एक रैंकिंग लॉन्च किया गया, रैंकिंग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ रैंकिंग। और इस एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर सिक्स्थ कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर किसने टॉप किया? आईआईटी मद्रास ने। तो पहले ये रिसेंट न्यूज को पढ़ने से पहले हम इस रैंकिंग के बारे में बात करें। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये रैंकिंग क्या है, कौन लॉन्च करता है, कौन उसको प्रिपेयर करता है, इसके बारे में समझे। तो अगर मैं एनआईआरएफ के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन सितंबर 2015। तो ये एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन अप्रूव करता है इस रैंकिंग को? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2015 से। इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू रैंक द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। तो देश के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए पहला एफर्ट था गवर्नमेंट का। और पार्टिसिपेशन इन द एनआईआरएफ वाज मेड कंपलसरी फॉर द ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन 2018। तो जितनी भी गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही है, ऐसा कंपल्सन किया गया था 2018 के अंदर, राइट। ओके, अगर मैं इस रैंकिंग के अंदर असेसमेंट करने के जो 5 पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बात करूं, तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया जाता है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया जाता है, ग्रेजुएशन आउटकम्स के ऊपर फोकस किया जाता है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस किया जाता है, और पीयर परसेप्शन के ऊपर फोकस किया जाता है। ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर फोकस किया जाता है इस पूरी रैंकिंग के अंदर, राइट। और टोटल पहले जब ये लॉन्च किया गया था तब 11 कैटेगरीज के अंदर रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अभी ये रैंकिंग की जो कैटेगरीज है वो बढ़ के कितनी हो गई है फ्रेंड्स? 16 कैटेगरीज हो गई है। कितनी हो गई है? 16 कैटेगरीज के अंदर रैंकिंग दिया जाता है यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, बराबर ना। लाइक कौन कौन सी के, फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल नेशनल रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, कॉलेज, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च, ऐसे शुरुआत में 11 कैटेगरीज के अंदर ये रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन बढ़ के कितनी कैटेगरीज हो गई फ्रेंड्स? 16 अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे रैंकिंग दिया जाता है हमारी जो डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज है उनको, राइट ना। और ये रैंकिंग को लॉन्च करने का रीजन क्या था? तो मेन रीजन ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थे। तो ये जब इंटरनेशनल लेवल के रैंकिंग्स जो हमारे इश्यूज को रैंक प्रोवाइड करते थे, फिर हमने सोचा कि हमारे एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग भी होना चाहिए कि जो हम हमारी इंस्टीट्यूट को हम इवोल्यूट कर सके, बराबर ना। तो यही सोच के ये एनआईआरएफ को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2015 के अंदर, बराबर ना। ओके, अगर मैं करंट न्यूज की बात करूं तो ये जो अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो अभी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में कौन किसने टॉप किया? आईआईटी मद्रास ने। सिक्स्थ कंसेक्यूटिव ईयर ये आईआईटी मद्रास ने इस रैंकिंग के अंदर टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी के अंदर। टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर फर्स्ट नंबर पे है आईआईएससी बेंगलुरु, और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर फर्स्ट नंबर पे है अन्ना यूनिवर्सिटी, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और बहुत सारी टोटल कितनी सी कैटेगरीज यहाँ पे है? टोटल 16 कैटेगरीज है। और जैसे मैंने आपको बात किया टोटली 16 कैटेगरीज में इस बार ये रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है, और टोटल
लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तीन और कैटेगरी को ऐड किया गया है। कौन कौन सी तीन कैटेगरी को? ओपन यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ये तीन कैटेगरी को ऐड किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और अगर मैं कुछ इंपोर्टेंट कैटेगरीज की बात करूँ तो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स कौन सी है हमारे इंडिया के अंदर? तो आईआईएम अहमदाबाद, जो लास्ट 5 साल से कंटिन्यूअसली टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनी रही है हमारे देश की। उसके अलावा अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूँ तो एम्स न्यू दिल्ली, वो मेडिकल साइंस के अंदर टॉप किया है। आईआईटी बॉम्बे बेस्ड इनोवेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर टॉप किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी सॉरी आईआईटी रुड़की, उसने रिटेन किया है फर्स्ट पोजीशन इन द आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बराबर, फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। और नेशनल स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु वाज नेम्ड द बेस्ट लॉ स्कूल फॉर द 7th ईयर इन द रो, बराबर ना? तो ये अलग अलग कुछ कैटेगरी आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट के अंदर टॉप आईएम अहमदाबाद ने किया। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट इनोवेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आईआईटी बॉम्बे ने किया। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट आर्किटेक्चर और प्लानिंग के अंदर आईआईटी रुड़की ने किया। बेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया कौन है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन सिटी, जो बेंगलुरु के तरफ, उसने टॉप किया। तो ये अलग अलग कैटेगरी, टोटल 16 कैटेगरीज के अंदर ये रैंकिंग को लॉन्च किया गया है। और ओवरऑल कैटेगरी में कौन आएगा फर्स्ट फ्रेंड्स? आईआईटी मद्रास, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। तो आई थिंक आपको इस में समझ में आएगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज कमीशन इन एमपी ओमकारेश्वर। जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया है एमपी के ओमकारेश्वर के अंदर। तो इसके बारे में समझते हैं। तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि एक फॉर एग्जांपल मतलब एक रिवर है या तो पॉन्ड है, मतलब कुछ कुछ भी, मतलब पानी का सोर्स होना चाहिए, उसके ऊपर ये सोलर पैनल्स को एस्टेब्लिश किया जाता है, बराबर ना? ओके। तो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहलाया जाता है और ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जिसको अभी कमीशन किया गया ओमकारेश्वर के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, बराबर ना? तो मध्य प्रदेश हैज कमीशन द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन द सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, जनरेटिंग 90 मेगावाट एट द ओमकारेश्वर, बराबर ना? ओमकारेश्वर के अंदर ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो इट इज लोकेटेड एट द ओमकारेश्वर, विच इज कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? खांडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के अंदर, बराबर ना? The floating power plant was developed on the backwater of ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर डैम है जो मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बैक वाटर के ऊपर ये फ्लोटिंग पावर प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया है। और इट इज द बिगेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन द सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, जनरेटिंग 90 मेगावाट ऑफ एनर्जी। इस सोलर पावर ये जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से 90 मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। और ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया के अंदर, और वो बिगेस्ट सोलर पार्क है इंडिया के अंदर, बराबर ना? और दिस प्रोजेक्ट इज डेवलप अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अंदर में ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश, मतलब इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो एक कंपनी है एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत लिमिटेड, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये संस्था ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवा रही है गवर्नमेंट के बिहाफ से, बराबर ना? ओके। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करूँ, 646 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट के पीछे लगाए गए हैं। और टोटल 196.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इनिशियल ईयर्स के अंदर। और 25 सालों के बाद इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 4629.3 मिलियन यूनिट्स जनरेट होगी, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और ये जब प्रोजेक्ट एकदम फुल कमीशन हो जाएगा उसके बाद 2.3 लाख टन ऑफ कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा एटमॉस्फेयर में से। जो हमारा टारगेट है कि 2070 तक हमारी कंट्री को नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करना है, मतलब हम जितना भी कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करते हैं उसके इक्विवेलेंट हमको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है 2070 तक। ये टारगेट को अचीव करने में प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है फ्रेंड्स, बराबर ना? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में से 2.3 लाख टन ऑफ कार्बन एमिशन को कम करने वाला है, बराबर ना? ओके, राइट। और ओके, तो अगर मैं इस न्यूज़ को रिवाइज करूँ फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे कमीशन हो रहा है? ओमकारेश्वर डैम के ऊपर, मध्य प्रदेश के अंदर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 90 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा वो। और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया? एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ओके। और उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है फ्रेंड्स? 646 करोड़ से। ओके। और 2.3 लाख टन ऑफ कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा। और 2070 तक जो हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है उसको अचीव करने में इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, चल। ओके, हमारी नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स का, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कोर्ट शुड नॉट बी हेजिटेट टू ग्रांट बेल
इन यूएपीए केसेस। तो यूएपीए केसेस के अंदर बेल देने में कोर्ट्स को हेजिटेट नहीं होना चाहिए, ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज यूएपीए, ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करता है। ओके, तो अगर मैं यूएपीए की बात करूं, यूएपीए इज एम्ड एट प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये यूएपीए का फुल फॉर्म है। तो जो देश के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है, जो इलीगल एक्टिविटीज होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट को बनाया गया है, बराबर ना? ओके, तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो टेररिज्म होता है, मतलब जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है देश के अंदर, उसको प्रिवेंट करना, ताकि देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी बनी रहे, बराबर ना? ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी टेरर लॉ। ये जो लॉ है, इस एक्ट को हम एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं, राइट? On unlawful activities refer to any action which is taken by an individual or association which is intended to disrupt the territorial integrity and territorial sovereignty in India। एक ऐसी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल के द्वारा या तो फिर एक एसोसिएशन के द्वारा की गई है, कि जो एक जो इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हार्म करता है, ये सभी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटीज बोलते हैं। This act assigns absolute power to the central government and provides for death penalty and life imprisonment as the highest punishment। और इस एक्ट के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या तो फिर कोई एसोसिएशन अगर अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, जो इंडिया की सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को हार्म करने की कोशिश करता है, तो उसको डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हाईएस्ट पेनल्टी भी हम दे सकते हैं, बराबर ना? और इसका पावर किसको दिया गया फ्रेंड्स? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ध्यान में रखना है। ओके, और अगर मैं मेजर प्रोविजंस की बात करूँ ये एक्ट के बारे में, तो यूएपीए प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रोसीजर्स टू डील विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज। Among other things, the central government may designate an individual or organization as a terrorist organization if it commits in acts of the terrorism, prepare for terrorism, promotes terrorism, in otherwise involved in the terrorism। सेंट्रल गवर्नमेंट एक व्यक्ति को या तो फिर एक संस्था को ये एक्ट के अंडर में उसके खिलाफ केस कर सकता है, अगर उस वो व्यक्ति टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, वो उसने टेररिज्म किया है, या तो टेररिज्म प्रिपेयर कर रहा है, या तो प्रमोट कर रहा है, या तो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, वो सभी व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के अंडर में पनिशमेंट मिल सकती है, बराबर ना? ओके, और यहाँ पे जो यूएपीए के अंडर में जो केसेस है, उसको जल्दी से सॉल्ट आउट करने के लिए एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, उस ट्रिब्यूनल का नाम है यूएपीए ट्रिब्यूनल, जहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो टेररिज्म वाले जो मुद्दे हैं उसको सॉल्ट आउट किया जाता है, बराबर ना? ओके, और ये जो यूरोपियन ट्रिब्यूनल है, इसको हेड कौन करता है फ्रेंड्स? तो रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट करते हैं, बराबर ना? ओके, और अगर मैं इस एक्ट के क्रिटिज्म की बात करूं, क्यों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि कोर्ट्स को यूएपीए के अंदर भी बेल देना चाहिए, तो अगर मैं इसके क्रिटिज्म की बात करूं, तो सेक्शन 35 ऑफ द यूएपीए अलाउज द गवर्नमेंट टू लिस्ट एनी इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। द गवर्नमेंट मे डू सो बेस्ड ऑन ओनली मेजर सस्पिशन एंड विदाउट एनी प्रोसेस। तो सेक्शन 35 ऑफ दिस एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कोई भी व्यक्ति को टेररिस्ट अनाउंस कर सकता है। तो ये भी उसकी क्रिटिज्म का मेन पार्ट है कि विदाउट एनी प्रोसेस, विदाउट एनी एविडेंस, गवर्नमेंट उसको टेररिस्ट अनाउंस करके इस एक्ट के अंडर में उसको अरेस्ट कर सकता है। The vague powers of the state to detain and arrest individuals who it believes to be indulgent in a terrorist activities give itself more powers, individual liberty guaranteed under the Article 21 of the Constitution। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा पावर्स है कि वो कोई भी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। तो वो विदाउट एनी एविडेंस, अगर वो व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, तो और तो ये तो क्या हो जाएगा? तो क्या जो हमारा जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो क्या हो जाएगी? हार्म हो जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बराबर ना? ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है फ्रेंड्स इस केस के अंदर कि यूएपीए केसेस के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी टेररिस्ट अनाउंस करके उसको फिर अरेस्ट करके उसके खिलाफ उसको जेल में बंद करके रखती है, बराबर ना? ओके, जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि बहुत सालों से लोग जेल में बंद है, लेकिन वो टेररिस्ट साबित ही नहीं हुए, तो उनको क्या देना चाहिए? बेल देना चाहिए, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। अगर उनके खिलाफ कोई जो गुनाह है वो प्रूव ही नहीं हो पा रहा है, तो उसको बेल देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बराबर ना? तो यूएपीए केसेस के अंदर क्रिटिसिज्म ये है कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है। वो क्या करता है कि
अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी ससेप्शन में आ गया कि भाई ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है तो वो जेल में डाल देता है, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ तो हम उसको बेल दे सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके राइट, तो आई थिंक आपको ये यूएपीए केसेस क्या है, यूएपीए क्या है वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक आज की तमाम न्यूज़ में आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।